फिजिक्स में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एएलपी टेक्नीशियन में या फिर जेई में, ठीक है, रेलवे के लिए, तो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 90 के आसपास आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क? कौन से चीज में, कौन से ऑप्शंस के द्वारा सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा? ए रेज्ड हैमर के द्वारा, ए बुलेट फायर्ड बाय द गन, ए मूविंग स्टोन और ए रोटेटिंग व्हील, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बुलेट फायर्ड बाय द गन। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वो होता है बुलेट फायर्ड बाय द गन। क्यों? क्योंकि गन का जो स्पीड होता है वो होता है बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एनर्जी जो होगा वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, बुलेट फायर्ड बाय द गन के पास सबसे ज़्यादा वर्क करेगा वही, ठीक है। बाद बाकी जैसे ये मूविंग स्टोन है तो उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, रेज्ड हैमर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, रोटेटिंग व्हील है इसमें भी रोटेट तो कर रहा है लेकिन उतना स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होगा और आपका तो वर्क डन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? ए बुलेट फायर्ड बाय द गन। अगला क्वेश्चन सुनिए, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड डज ए वर्क ऑफ 20 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल निकालने के लिए बोला है, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, यानी 20 न्यूटन फोर्स लगा करके हम लोग कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं 2 मीटर, और वर्क डन कितना हो रहा है 20 जूल। तो इसका जो पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि वर्क डन होता क्या है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है आपका? फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, डिस्टेंस कितना हुआ 2 मीटर, और वर्क डन कितना हुआ है 20 जूल। तो कॉस थीटा निकाल लेंगे, यहाँ पे कट पिट करके कितना आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा, क्योंकि 20 तो कट गया, ये 2 इधर आएगा तो कितना आएगा जाएगा 1/2। कॉस थीटा 1/2 किस वैल्यू पे होता है? तो वो होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अगला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन विल बी। तो बोला गया है कि देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात किया गया है। डायरेक्शन की बात इसलिए बोला है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कितना जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 मीटर डिस्टेंस, जिधर फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, ठीक है, उधर ही मूव कर रहा है। तो बोला है कि वर्क डन कितना होगा। तो एंगल की बात करें यहाँ पे, एंगल क्या होगा? वो होगा कॉस थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही क्या कर रहा है? बॉडी मूव कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा, सॉरी, कॉस कितना हो जाएगा? कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे एसआई यूनिट देख लीजिएगा, मीटर में दिया हुआ है या फिर कोई और यूनिट तो नहीं दिया, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, उसको कन्वर्ट करना नहीं बोलिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में आपको आपके साथ यूनिट के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ करता है, ठीक है। यूनिट कुछ और दे देगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर के गलती कर बैठिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, वर्क डन बाय ए स्टैंडिंग मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 kg सूटकेस। तो बोला गया है कि एक आदमी के द्वारा कितना काम हुआ होगा अगर उसने 10 kg का क्या सूटकेस पकड़ करके खड़ा है, ठीक है। तो सुन लीजिए इसको, कंसेप्ट को भी। एक आदमी है 10 kg का ये लेकर के खड़ा है, ठीक है। तो सिर्फ खड़ा है, तो खड़ा होने का मतलब क्या? क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं है। तो वर्क डन हम लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से वो वर्क डन किया ही नहीं। यानी कोई आदमी अगर बैग लेकर के खड़ा है तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब तुम्हारा वर्क डन 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि बैग लेकर खड़ा है, फिर भी अगर बैग लेकर के खड़ा नहीं होकर के अभी बैग लेकर के मूव कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स तो वो ऊपर की ओर लगा रहा है और मूव किधर कर रहा है? आगे की ओर, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल। और कॉस थीटा हम लोग जानते हैं, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, यानी कि वर्क डन उस टाइम भी 0 होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई आदमी बैग उग लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है होल्ड करके, ठीक है,
तो जिसकी वजह से वहाँ पे एंगल जो है वो 90 बनेगा, एंगल 90 और कोस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या है, जब स्टैंडिंग पोजीशन में तब भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि उसने तो डिस्प्लेस किया ही नहीं है। आगे सुनिए, ए 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजेंटली विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई बोला है कि 4 kg ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है हॉरिजेंटली 5 मीटर पर सेकेंड से, अगर उसका स्पीड बढ़ाना है 10 मीटर पर सेकेंड से तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड, आपको कितना काम करना पड़ेगा उस पर ताकि उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वी को बढ़ाने के बाद बोला है, तो ठीक है, तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या होगा, वी टू माइनस वी वन, यानी वी टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, वी टू माइनस वी वन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 10 माइनस 5। ठीक है, तो ये पहले होगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई साहब, 150 जूल हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है, और यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो V2 मान लेंगे आपका 10 मीटर पर सेकेंड और V1 मानेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया आपका वर्क डन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बॉल वेइंग 0.1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन व्हेन इट फॉल्स ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे क्या बोला है, देखिएगा ध्यान से, ए बॉल जिसका वेट कितना है, वजन कितना है, 0.1 किलोग्राम है, इसको ड्रॉप किया जाता है किसी स्टेशनरी पोजीशन पे ऊपर से, है ना। व्हेन फॉल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ये जब 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप भी, कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को ऊपर से गिराते हैं तो उसमें ग्रेविटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं, यानी कोई बॉल को उनको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उस टाइम जी का वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो वर्क डन यहाँ के केस में क्या होगा, वर्क डन एनर्जी के बराबर, तो हम लोग सीख चुके हैं कि वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, यहाँ पे तो वेलोसिटी वगैरह नहीं है, तो यहाँ पोजीशन की वजह से एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो और ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए मास का वैल्यू 0.1 किलोग्राम है अभी। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो सकता था आपको दे देता कि 100 ग्राम है। ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होता, क्योंकि SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, और जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, और एच का वैल्यू 2 होता है। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिए, देखें माइनस है हर जगह ऑप्शन में, देखिए 2 ऑप्शन माइनस में दिया है, इसका मतलब आपको यहाँ पे नेगेटिव करने के चांसेस है, नेगेटिव आंसर। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो वो ग्रेविटी के साथ काम हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम नहीं हो रहा था, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन बॉल को जब हम लोग ऊपर में फेंकते हैं तो क्या होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम होता है, तो उस टाइम जी का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आंसर नेगेटिव भी आ सकता था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 1.96 जूल, यानी पॉजिटिव में। ठीक है, तो 1.96 बहुतों का ये हो सकता है कि 1.96 देखा मार दिया माइनस में। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है। ठीक है, तो जी विल बी पॉजिटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग डाउनवर्ड, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है या डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो उसका जी का वैल्यू पॉजिटिव। और जी नेगेटिव कब लेते हैं, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगला सुनिए, व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट देन द वर्क डन विल बी जीरो इफ़ इट हैज़ डिस्प्लेसमेंट। तो बोला गया है कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जो वर्क डन है वो ज़ीरो बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा या जीरो होगा। तो ये क्या, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स तो है, कुछ ना कुछ फोर्स है, लेकिन वर्क डन जीरो बता रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं होगा। इसका मतलब वर्क डन जीरो तभी हो सकता है या तो फोर्स जीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो फोर्स तो जीरो नहीं बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ए बॉय राइजेज ए बॉक्स विथ ए वेट ऑफ 120 न्यूटन थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, देन वर्क डन ऑफ द बॉय। तो अभी पहले हम लोग जब किसी चीज़ को उठाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, वो एनर्जी लगता है, और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पे कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें हम लोग, mgh होता है। mg का वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, mg का वैल्यू एक साथ दिया हुआ है। m का मतलब क्या होता है, मास होता है, g का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे 120 न्यूटन पहले से ही दे रखा है। ठीक है,
तो यहाँ आप यहाँ पे एम का वैल्यू अलग से खोजिएगा, जी का वैल्यू अलग से खोलिएगा तो नहीं मिलेगा। एम जी एक्चुअली में यहाँ पे एम जी दे चुका है कितना, एम जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन, ठीक है। और एच कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो ये वाला गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे गलती हो सकता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे गलती ये हो सकता है कि आप एम खोजने लगते हैं कि एम तो मास होता है, जी फॉर एक्सेलरेशन टू जो ग्रेविटी, यहाँ पे तो दिया है वो है नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या होता है, एम जी होता है या फिर एम ए होता है, ठीक है। मास ड्यू टू मास और एक्सेलरेशन होता है या फिर मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 240 जूल, ठीक है। आगे सुनिए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, किसी काम करने को, ठीक है, काम करने की कैपेसिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, किसी काम करने को इसको एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क और एनर्जी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। किसी वर्क डन या तो ये भी पूछा जा सकता है वर्क डन किसके बराबर होता है, तो एनर्जी के बराबर होता है। तो कैपेसिटी माने किसी के काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। आगे सुनिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन इन इट्स वन रोटेशन। तो एक रोटेशन में उसका वर्क डन कितना हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट रोटेशन के टाइम पे आप अगर कंप्लीट रोटेशन मांग रहे हैं, कंप्लीट रोटेशन मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे जाकर के ख़त्म हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो। डिस्टेंस तो हुआ होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इन सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, दैट्स वाई वर्क डन इज ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। ए पर्सन पिक्स अप 25 kg ऑफ वेट फ्रॉम ए ग्राउंड एंड पुट इट 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन हिज हेड, इफ जी इज इक्वल टू इतना, देन वर्क डन बाय द पर्सन इज। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नेगेटिव में नहीं है, इसलिए हम लोग जी का वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। नहीं तो ओरिजिनली क्या होता है, क्योंकि कोई सामान उठाया जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, तो ये जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव में ऑप्शन नहीं दिया तो हम लोग नेगेटिव में लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो कितना वेट है आपका, 25 kg, कितना डिस्टेंस एम एच कितना है, 2.5 और जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एम जी एच होगा, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, तो निकल जाएगा आराम से 625 जूल। आगे बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, इन द प्रोसेस हाउ मच वर्क वॉज डन। सेम क्वेश्चन, ठीक है। हाइट दिया हुआ है, आपका जी का वैल्यू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है। फिर से वही वाला फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। बस निकल गया 98 जूल। आगे सुनिए, आपको बहुत बार ऐसा भी दिया हुआ रह सकता कि जी का वैल्यू नहीं भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जी का वैल्यू आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाइएगा कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी जी का वैल्यू आपको खुद से ये करके ऑब्जर्व करके देखना होता है कि 9.8 लेंगे या 10 लेंगे, बहुत बार अगर नहीं दिया हुआ रहे तो। आगे सुनिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द। ये देखिए फिर से वर्क डन वाला क्वेश्चन आ गया, आपका हाइट दिया हुआ है 4 मीटर और एम दिया हुआ है 5, जी का वैल्यू पूछा है, तो यही वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए नेगेटिव में आंसर दिया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आंसर दिया हुआ है। तो जब भी कोई चीज़ उठाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगा जी का, तो -10 लिए, समझ में आया। तो गलती से भी 20 जूल नहीं मार दीजिएगा, देखिए पहले ही ऑप्शन है आपका 200 जूल, 200 जूल आ तो रहा है लेकिन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में 200 जूल आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, -200 जूल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज रेज थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा ही दिख रहा है। तो 20 इंटू 2, एम जी एच का वैल्यू 20 इंटू 2 और जी का वैल्यू 10, तो 20 दूगुना 40, 40 और 10 400, तो 400 जूल आ जाएगा, ठीक है। 400 जूल आ जाएगा, ठीक है। एम जी एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ऑफ पावर एक्चुअली में होता क्या है, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तुमने जितना काम किया वो कितने समय में किया, वही होता है आपका टाइम। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क,
ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। और क्या क्या हो सकता है सुनिए। तो एसआई यूनिट की बात करें पावर का तो ये होता है वर्क, सॉरी वाट होता है, ठीक है। और क्या होता है वर्क डन, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे वर्क डन को किस में नाप रहे थे? जूल में, ठीक है। अब वर्क अपॉन टाइम कर दिया यानी कि जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, जूल पर सेकंड। याद रखना है पावर ऑफ, सॉरी यूनिट ऑफ पावर हो जाएगा जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन? कौन सा ऐसा है जो कि रेट ऑफ वर्क डन को मेजर करता है? तो कौन सा अभी बात किए? पावर हो जाएगा, पावर ही मेजर करता है कि रेट ऑफ वर्क डन। मोहन हैविंग ए मास ऑफ 40 kg ही क्लाइम्स 50 स्टेप्स ऑफ staircase in 10 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ each स्टेप्स इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट इज हिज पावर? देखिए क्या बोला है, देखिए जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो क्या हुआ है, हर एक सीढ़ी का जो स्टेप्स दिया है ना वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है। और टोटल कितने स्टेप्स हैं? 50 स्टेप्स है। तो 50 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल स्टेप्स आ जाएंगे कितने हैं, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है आपका, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू mgh होता है। और यहाँ पे पावर निकालने के लिए बोलते हैं, तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। समझ में आ रहा है? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वही होगा mgh के बराबर। और हम लोग यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, mgh निकाल लेंगे आपका, ठीक है। तो वर्क डन आ गया 3000 जूल। अब क्या बोला है? पावर बोला है तो डिवाइडेड बाई टाइम से कर देंगे। टाइम कितना दिया है? सेकंड, 10 सेकंड दिया है, ठीक है। यहाँ पे गलती होने का एक और चांस, अगर यहाँ पे 10 सेकंड नहीं दे करके मिनट दिया हुआ रहता तब क्या करना पड़ता? हमको उस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया 300 वाट या फिर 300 जूल पर सेकेंड। अगला सुनिए, ए बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विथ ए 600 फोर्स इन 4 मिनट देन द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड। सेम क्वेश्चन, पावर कितना कंज्यूम हुआ होगा? तो फोर्स दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा इसके लिए, आपका पावर के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 600 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना? 20 मीटर। टाइम कितना दिया? 4 मिनट। देखिए अभी बात की हम लोग 4 मिनट दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 50 वाट, ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक पावर्स फार्मूला? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से चारों से ही ऐसा क्यों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पावर इज इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है। यहाँ पे वी और ए आई क्या है ये भी जान लीजिए। पावर तो पी तो हो गया पावर, वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो गया करंट, ठीक है। अब इसका तो ओम्स लॉ कहता है कि वी इज इक्वल टू आई आर है, या इसी को और तरीके से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो ऊपर में जो दिया हुआ था पी इज इक्वल टू वी आई है ना, तो वी के जगह आई आर अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई वी के जगह पे आई आर पुट कर रहे हैं और आई यहाँ से, ठीक है। या फिर आई के जगह पे क्या पुट करेंगे? वी अपॉन आर। तो आई क्या था? पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या आया? आई स्क्वायर आर आया या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर आया, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला आ रहा है, पावर इज इक्वल टू वी आई, उसके बाद पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये वाला, और वी स्क्वायर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज इट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी इनटू। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी कंप्रेस्ड स्प्रिंग को रिलीज करते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास जो एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप उसको कंप्रेस करने के बाद उसको छोड़ दिए तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अगला सुनिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का किस पे डिपेंड करता है? तो ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि एक फार्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास है, वी क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का स्क्वायर के, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन ए हाइड्रो पावर व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर में क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर होता है, समझ में आ रहा है।
व्हाट इज़ द एनर्जी दैट इज़ कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रो पावर में क्या होता है, पानी से ही आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पानी पानी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी वो जनरेट हो सकता है। और काइनेटिक एनर्जी होने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अगला सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटीज़ पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। फायर एक्सप्लोजर, तो फायर एक्सप्लोजर में केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, स्विच ऑन ए टॉर्च, ठीक है, स्विच ऑफ ए टॉर्च, या स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम। तो स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इस बॉब को, पेंडुलम के बॉब को आप पकड़ करके थे, तो कौन सा ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, आगे सुनिए, इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बोला गया किसी का मोमेंटम अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जानना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आंसर तो 9 टाइम्स आएगा, कैसे आएगा ये भी देखते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी m इंटू वी होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिखोगा, देखिएगा, हम लोग बोले काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हम अगर m का स्क्वायर भी कर दें तो अपने मन से किए हैं तो नीचे भी m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ डबल मैंने m का स्क्वायर और v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे m हो जाएगा। तो दोनों को कॉमन ले लिए। ठीक है, हाफ एम बी का स्क्वायर क्या था, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, अब देखिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, हाफ ऑफ एम बी क्या था, p था, तो एम भी का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर डिवाइडेड बटे m। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद रखिएगा, हाफ p स्क्वायर बटे m। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अगर मोमेंटम को ट्रिपल कर दिया जाए, तो मोमेंटम यहाँ पे है, मोमेंटम को अगर ट्रिपल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है ये वाला रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी मोमेंटम का स्क्वायर बटे एम। व्हाट डज द रेज्ड हैमर हैव, तो रेज्ड हैमर के पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन इस मैकेनिक्स से यही वाला था। ठीक है, इस ऑप्शन यही था। तो रेज्ड हैमर के पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि आप उठा करके, हाँ आप उसको चला नहीं रहे, आप सिर्फ उठा करके हैं। ठीक है, तो पोजीशन के वजह से कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। If the velocity of an object become twice that of initial velocity, then the kinetic energy of become n times of initial kinetic energy. Then what would be the value of n? तो बोला गया है कि अगर वेलोसिटी दुगना हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के, तो काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स हो जाता है। बताइए n टाइम्स मतलब क्या है, कितना गुना होगा, तो n टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी डबल हो रहा है, तो डबल का स्क्वायर, देखिए वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज़ देयर इन ए स्ट्रेच रबर बैंड। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं, तो कौन सा एनर्जी उसके पास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी है इलास्टिक, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे सुनिए, विच ऑफ दिस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी यही कहता है कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो अभी बोले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, कि ये भी पूछ सकता था कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कौन से कंसेप्ट में बोला गया है, कौन से लॉ में बोला गया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला सुनिए, ठीक है, तो बाकी जितने भी लॉज हैं, जैसे अभी फर्स्ट लॉ की बात की, उसके बाद जीरोथ लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ये इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे सुनिए, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स, तो काइनेटिक एनर्जी
कितना हो रहा है, 256 टाइम्स हो जा रहा है। तो बताइए कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, अभी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखे थे, क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बटे एम था, यही देखें। तो काइनेटिक एनर्जी बोला है भाई साहब 256 टाइम हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी तब तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के। तो काइनेटिक एनर्जी 256 टाइम, यानी कि मोमेंटम कितना होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो काइनेटिक एनर्जी 256 टाइम टाइम होगा जब मोमेंटम 16 टाइम होगा, तभी तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। तो बोला गया है कि एनर्जी रिसीव होगा किसी के ऑब्जेक्ट के पोजीशन और कन्फिगरेशन की वजह से, तो वो कौन सा एनर्जी होगा, वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास जो उसके पोजीशन की वजह से एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट के बाद उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है या वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट विथ मास m मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ v एंड हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी a इफ़ द वेलोसिटी इज डबल सो दैट द काइनेटिक। तो बोला क्या कि आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, बताइए काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन किए, आगे सुनिए। ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेज मोर एनर्जी देन ए स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ बिकॉज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। तो बोला गया है कि आप जब कभी कंप्रेस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है किसके मुकाबले, अगर वो आप उसको कंप्रेस नहीं करते हैं तो। ठीक, क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि इसके पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। क्योंकि आप जब उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो आप वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग के अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला सुनिए, व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इस कन्वर्ट। जब बुलेट फायर्ड होता है किससे, गन से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि बुलेट जब फायर हो गया गन से तो उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, आगे सुनिए, और ये भी याद रखिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। 2 स्टील बॉल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम पहले ही बोल दिया है, मास अलग अलग दिया है। विच बॉल इज़ मूविंग फास्ट, तो कौन सा बॉल फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब बोला है काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वल टू हो पाएगा। ठीक है, तो मास इसका तो 5 kg है और इसका क्या है 10 kg है, तो इक्वल तभी हो सकता है जब वेलोसिटी v1 ज़्यादा होगा v2 से। ठीक है, तो क्या आंसर होगा कि 5 kg बॉल जो है वो ज़्यादा फास्ट है, मूव करेगा, तभी दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। द एनर्जी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन एंड शेप इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में कौन सा एनर्जी पाया जाता है जब वो पोजीशन में चेंज करता है या शेप में चेंजेस करता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो इन ए ड्रॉन बो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो चेंज। तो जब बोला गया है कि हम लोग जब एरो को ड्रॉ करते हैं, मैंने खींचते हैं, ठीक है, इस किसी निशाने को दागने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ में कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब उसको छोड़ देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो देखिए ये एरो पहले खींचा है, खींचने के बाद क्या किया, इसको छोड़ा, जैसे ही वो किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि रेज्ड हैमर जो है वो किसका ये है, पोटेंशियल एनर्जी का। सॉरी, यहाँ पे बोला है कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का, नॉट एन एग्जाम्पल। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया, देखिए मेरे से भी गलती हो गया, मैंने देखा नहीं कि नॉट और एग्जाम पे यही चीज़ गलती होता है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, फॉलोइंग वाटर का मतलब क्या है, इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द मास ऑफ m if
इट्स स्पीड इज चेंजेस फ्रॉम वी टू वी। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि बताइए वेलोसिटी अगर v से दोगुना हो v से 2b हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे, एन ऑब्जेक्ट विथ मास 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो बोला गया है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी उसका 2 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर मैंने 2 सेकंड के बाद उसका पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है, अब यहाँ पे आता है लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट। लॉ ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा फार्मूला, और इसी को अलग तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है। उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बाकी ये दोनों जो है ये क्या है, अरेंजमेंट किया गया है इन दोनों का। ठीक है, तो 3 फार्मूला है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूला है क्या, किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का या लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो तीनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है, जब इनिशियल वेलोसिटी बोला है 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक्चुअल में होता क्या, जब हम लोग किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ देते होंगे, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और वहाँ जहाँ सबसे ऊपर में चले जाता है तो वहाँ देखिएगा उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तभी तो वो वापस आता है। वेलोसिटी अगर कुछ होता है तो और ऊपर जाता, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। और टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू हम लोग 10 लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, जी का वैल्यू या तो 9.8 लीजिए या 10 लीजिए, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा 9.8 वाला कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो है 9.8 से मल्टीपल हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब वेलोसिटी जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। समझ में आ रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो वेलोसिटी ही नहीं है तो ऊपर में जाकर के उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होगा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेइंग 22 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का जो 22 kg का है और स्पीड से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एम बी स्क्वायर वाला। ठीक है, सब कुछ दिया, मास दिया हुआ है 22 kg, वी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से निकल जाएगा 275। ठीक है, जूल। व्हाट डज ए मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, अभी बोले थोड़ी देर पहले कि मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला सुनिए, मैकेनिकल एनर्जी इज ए कम्बिनेशन ऑफ, फिर से वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका कम्बिनेशन होता है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी किसका कम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। और एम जी एच क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, एम वी क्या होता है, मोमेंटम, एम ए क्या होता है, फोर्स। ठीक है, सारा बता दिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अगला सुनिए, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ नॉट जनरेटेड व्हेन राइडिंग ए बाइसाइकिल। तो कौन सा ऐसा एनर्जी है जो कि जनरेट नहीं होता है जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जनरेट होगा क्योंकि बाइक मूव कर रहा है, राइड कर रहा है। ठीक है, बाइसाइकिल चला रहे हैं जब हम लोग, तो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो मैकेनिकल एनर्जी भी हो गया, और हो सकता है हीट भी प्रोड्यूस हो, लेकिन केमिकली तो केमिकल जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा एनर्जी जनरेट नहीं होता है, तो हो जाएगा केमिकल एनर्जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग प्लेस, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होता है आप अगर प्लेस भी चेंज कर लेते हैं तो, मास, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वेट या ग्रेविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी अलग जगह पे अलग होता है, तो ग्रेविटी का वैल्यू अलग यानी कि वेट का वैल्यू अलग। ठीक है, और फ्रिक्शन भी अलग अलग जगह पे अलग हो सकता है। मास जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, मास और वेट अलग अलग चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, मास होता है आपका सिर्फ ओरिजिनल वो जो, ठीक है, और वेट क्या होता है, अगर मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो होता है वेट।
ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। द मास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज इट्स मास पर यूनिट लेंथ। मास, तो बोला गया कि मास डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मास डेंसिटी है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो मास डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। तो मास डेंसिटी यानी कि डेंसिटी, तो मास डेंसिटी देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी हुआ। अगला, व्हाट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, यूनिट मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा, वो होगा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज दैट ऑफ सलाइन वाटर। तो डेंसिटी किसका ज़्यादा या किसका कम, सलाइन वाटर का या प्योर वाटर का। तो हो जाएगा डेंसिटी प्योर वाटर का जो होता है वो कम होता है। क्यों, सलाइन वाटर में जैसे ही सलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ नमक का मिक्स। तो जैसे ही वाटर के साथ नमक मिक्स करते हैं उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है और सॉल्ट मिलाने पे उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी को सलाइन वाटर बोलते हैं, जिसमें वाटर क्या है, वाटर के साथ आपका नमक भी है। When a sailor jumps in the forward direction, the boat drifts backward. Which law of Newton represent the example? तो बोला गया है कि जब सेलर माने जो बोट वगैरह चलाता है वो जब जंप मारता है, ठीक है, तो वो जब आगे की तरफ जंप मारता है तो बोट क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है। तो ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। क्यों, देखिए ये जब जैसे ही जंप कर रहा है तो बोर्ड भी क्या करता है, पीछे की तरफ आता है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन के साथ क्या होगा, आपका रिएक्शन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फोर्स जो होता है वो पेयर में आता है, ठीक है। तो बोला है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक जो भी एक्शन लीजिएगा आपको उसके अपोजिट में रिएक्शन होता है, ठीक है। इसलिए जब से सेलर आप जंप करता है तो बोट क्या होता है, पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। आगे सुनिए, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये कौन सा लॉ कहता है कि फोर्स टू ऑब्जेक्ट के बीच में क्या इक्वल और इक्वल लगता है और अपोजिट लगता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। जैसे आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं तो दीवार भी आपको उसी फोर्स से धक्का मारता है, लेकिन उसका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। साइन नेगेटिव होता है क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए साइन के साथ इंडिकेशन देना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ। When a stationary bus starts moving, the people standing in it fall in back direction. Which of the following law explains this situation? तो जब हम लोग किसी बस में स्टेशनरी मतलब रुका हुआ बस में रहते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही बस अचानक से स्टार्ट होता है तो हम लोग सबको ही बैक पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये कौन सा लॉ कहता है, ये लॉ कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस हो सकते थे। हो सकता था वहाँ पे कि लॉ ऑफ इनर्शिया दिया हुआ रहता, वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो भी किसको दर्शाता है, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है। कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे हो या रेस्ट पे हो वो अपने उस स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन पे हो और वो अपने स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही आदमी बस स्टार्ट होता है वो क्या होता है, आदमी पीछे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वो तो पहले से रेस्ट पे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ये और चीज़, एक और कंसेप्ट देख लीजिए कि जैसे ही अगर चलता हुआ गाड़ी में अचानक से ब्रेक लेते हैं तो हम लोग सबको आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में थे। और यही चीज़ बोल दे कि जब कोई बॉडी अपना किसी स्टेट में रहता है तो वो उस स्टेट को बदलना नहीं चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये भी कौन सा कंसेप्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया का भी, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी याद रखना आपको। आगे क्या बोला हुआ है, ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए बोट इन स्टील वाटर। कोई आदमी है जो स्टील
बोट पे खड़ा है स्टिल वाटर में, इफ़ इट ट्राइज टू वॉक टूवर्ड द शोर, माने नदी के किनारे अगर जाना चाहता है वो, तो बोट किसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। वो एक रुका हुआ बोट है समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, तो जो आदमी था वो किसकी तरफ जाने किनारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बोट किसकी तरफ जाएगा, बोट किधर मूव करेगा, पीछे की ओर। अभी बताए कि एक्शन के साथ रिएक्शन होता है, आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बोट किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। तो मूव अवे फ्रॉम द शोर, आप शोर की तरफ जाना चाहेंगे और बोट किधर, शोर से दूर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन पुशेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो आप अगर जब गन को फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट को जब फायर करते हैं गन से तो बुलेट तो आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन आप क्या होता है गन जो है वो पीछे की तरफ आता है। बहुत बार वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे कि गोली चलाते वक्त बहुत लोग गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि बुलेट तो आगे की तरफ बढ़ता है और गन आपको पीछे की तरफ धकलता है। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ठीक है। और कौन कौन सा है जो कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ये देख लीजिए। तो बंदूक चलाने वाला डिस्कस कर लिए, उसके बाद आपका जो खेलते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में उसमें भी वैसा ही होता है। और इसके बाद भी आपका बोट और ये वाला भी कंसेप्ट बात कर लिए। और एक कंसेप्ट आता है रॉकेट वाला, रॉकेट में भी ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ ही लगता है, ठीक है। तो रॉकेट के केस में दो क्वेश्चन बन सकता है, या तो ऑप्शंस में न्यूटन्स का लॉ रहे या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहे, ठीक है। याद रखना है दोनों ही क्वेश्चन आ चुका है कि रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर न्यूटन्स का लॉ सब दिया है तो न्यूटन का थर्ड लॉ, या फिर अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिया है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इंटरप्रेट। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है वो इंटरप्रेट होता है कहाँ से, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ से, क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही कहता है कि जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो बॉडी मूव नहीं करेगा, या रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या फिर मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा, ठीक है। ये कौन सा बोलता है, कौन सा लॉ बोलता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है, ठीक है। तो फोर्स को इंटरप्रेट किया गया है फर्स्ट लॉ में, लेकिन बात करें फोर्स को एक्सप्लेन कौन से लॉ में किया गया है तो वो हो जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ही एक्सप्लेन करता है फोर्स को, लेकिन इंटरप्रेट सिर्फ फोर्स के बारे में बताया गया किसके कौन से, इसमें फर्स्ट लॉ में, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन इज कॉल्ड। तो अभी बात की है कि जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो उसका टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे रहे, या फिर मोशन पे है तो मोशन पे ही रहे, तो इस ऐसे टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फुटबॉल है, आप वो पड़ा हुआ है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स यानी कि आप किक नहीं मारते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। या फिर एक बॉल है उधर से आ रहा है, तो जब तक आप उसको रोक नहीं लेते, या घास फूस या हवा उसको जब तक रोकता नहीं वो चलते ही रहेगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। आगे सुनिए, एन एथलीट रन्स फॉर सम टाइम बिफोर ए हाई जंप। बोला गया है कि जब कोई एथलीट हाई जंप लेना चाहता है, लेने वाला होता है, वो क्या करता है, बहुत दूर से आकर के जंप करता है, सो दैट द इनर्शिया ऑफ हेल्प हिम टू टेक लॉन्ग जंप। इनर्शिया ऑफ क्या होगा, रेस्ट होगा, डायरेक्शन होगा, साइज होगा या स्पीड होगा, हेल्प करेगा उसको जंप करने में, तो ये हो जाएगा इनर्शिया ऑफ स्पीड। स्पीड भी क्या करता है उसको, इनर्शिया ऑफ स्पीड जो है उसको जंप करने में हेल्प करता है ताकि वो मोमेंटम बन पाए कूदने के लिए, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, इनर्शिया ही कंसेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई डज ए रनर कंटिन्यूज टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। तो बोला गया कि जब कोई रनर रन कर रहा होता है तो वो फिनिश लाइन में पहुंचने के बाद भी क्या कर रहा होता है, रन ही कर रहा होता है, दौड़ ही रहा होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है और वो इनर्शिया ऑफ मोशन उसको ड्राइव देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो देखे होंगे इस तरह का कि फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है लेकिन वो अपने अब रोक ही नहीं पा रहा खुद को, बहुत दूर जा करके तब रुकता है, तो वो एक्चुअली इनर्शिया ऑफ मोशन ही उसको क्या कर रहा है, ड्राइव्स देता है कि आगे बढ़ते रहिए, माने आगे बढ़ते रहो, ठीक है, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक नहीं लेता खुद को। आगे सुनिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट चेंजेस और टेंड टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा फिजिकल यूनिट है जो कि चेंज करता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चेंज करता है स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आधा आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनर्शिया मार के आ जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कौन चेंज कर सकता है, तो कौन कर सकता है, फोर्स ही चेंज कर सकता है इनर्शिया को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर एलोन इन नेचर, कौन सा ऐसा है जो कि अकेले नहीं पाया जाता है, जो हमेशा पेयर में आता है, तो वो हो जाएगा फोर्स। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि हम लोग जिस पे भी फोर्स लगाते हैं वो भी हमको फोर्स लगाता है। इसका मतलब फोर्स पेयर में आ रहा है और अपोजिट साइड में आ रहा है। ठीक है। इन द फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वेशन में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, या फिर एम जी भी बोल सकते हैं, बट ऑप्शन में एम जी नहीं दिया है, एम ए दिया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास कैपेबल ऑफ फ्री टू मूव कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा जब कोई बॉडी कितना 10 kg मास का है वो फ्रीली मूव कर पाए कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ठीक है, तो फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा, एक्सलेशन निकलेगा। ठीक है, तो एक्सलेशन कितना निकल रहा है आपका, एक्सलेशन निकल गया 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर सेकंड दिया है, यही होगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, सी नंबर ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एक्सप्रेस, मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी का। मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट भी याद रखना है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे सुनिए। और मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन हम बताए थे, क्या होता है, होता है आपका हाफ ऑफ पी स्क्वायर बटे एम। पी क्या है, मोमेंटम है। ठीक, एक गन ऑफ मास 5 kg फायर से बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 250 मीटर पर सेकंड देन द फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट कहलाता है क्या, कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर और टोटल मोमेंटम बिफोर फायर वो क्या होगा, बराबर होगा, मोमेंटम बराबर होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ठीक है, मास होगा आपका, एक तो बुलेट का मास और एक गन का मास। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे अब क्या होता है, इस एक्चुअल में इनिशियल में क्या था, यू तो ज़ीरो ही था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बोला है तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे u1 और u2 ज़ीरो लेंगे। ठीक है, u1 और u2 क्या है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे v2 निकालेंगे तो v2 निकल जाएगा कितना। ठीक है, सारा कैलकुलेशन किया हुआ है 0.052। देखिए प्लस में भी है माइनस में भी है, तो आपको सही सही करना होगा। ये कितना निकलेगा, 0.50। ठीक है, वेलोसिटी नहीं होगा इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 2 मीटर 250 होगा, इसलिए u1 और u2 ज़ीरो होगा। ठीक है, u1 और u2 इसलिए ज़ीरो लिया गया बच्चे, क्योंकि बुलेट का तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा इनिशियली में, जब हम लोग फायर कर ही नहीं रहे हैं, रुका हुआ है, और गन का भी कोई वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए u1 और u2 ज़ीरो लिए स्टार्टिंग के केस में। इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बोला गया कि डिस्टेंस अगर जीरो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो। और एक चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, क्या डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कन्फर्म है ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे हम लोग सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में अगर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे
आकर के पहुंच रहे हैं तो डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, वो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम क्या हो जाता है, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे रहता है अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये हो जाता है स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। इफ ए वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो किसी कार का स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है सिर्फ 5 सेकेंड में, एक्सेलरेशन क्या होगा उस बॉडी का। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ भाई साहब, 10 से 5 में आ गया तो बचा 5 डिवाइडेड बटे टाइम, तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एक्सेलरेशन। अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन ए वुडन, तो बोला गया है कि 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका मास m1 kg है, एक्सलेट कर रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड से। अनदर प्लैंक ऑफ मास m2 दिया हुआ है, एक्सलेट कर रहा है कितना से 20 न्यूटन से। देखिए तो मास दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से मास निकल जाएगा, m1 m2 का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या बोला है, इफ़ बोथ द प्लैंक्स आर टाइड विथ ईच अदर, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्योंकि मास निकल चुका है हम लोग का, तो मास निकल गया तो मास दोनों को जोड़ देंगे। इफ़ द सेम फोर्स, यानी कि फिर से फोर्स कितना ही लगा रहे हैं 20 कितना गया इधर 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 f1 के केस में दिया है, f1 दिया है 5 न्यूटन और f2 भी 5 न्यूटन ही है, ठीक है। a1 कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से f1 a1 दिया हुआ है तो m1 निकल जाएगा, ठीक है। f2 a2 दिया हुआ है तो m2 निकल जाएगा, ठीक है। तो m1 और m2 कितना हुआ आया 1/2 प्लस 1/4। अब दोनों को जब एक साथ बांध देते हैं तो मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितना आएगा 6/8। अब हम लोग जब टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास होगा, तो फोर्स फिर से कितना ही लगा रहे हैं 5 ही न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। और मास जो है, मास अब कितना हो गया 6/8 हो गया, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 40/6 यानी कि 6.67 मीटर पर सेकेंड, ये वाला, ठीक है। कैसे किए समझ रहे हैं आप। When a force of 20 Newton is applied to an object of mass 3 kg, what will be the acceleration generated। तो बोला गया है कि जब फोर्स लगा रहे हैं आपको 21 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 3 kg, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये वाला फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल सा है। मास दिया हुआ है 3 kg, फोर्स दिया हुआ है 21 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में होगा, सेकंड का स्क्वायर माइनस में होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तब माइनस हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सेम क्वेश्चन शायद आया, अच्छा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, वहाँ पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो होता है वेलोसिटी। अब बोल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, सॉरी 10 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स 20 न्यूटन, मास 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी के, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि आप अगर क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी आपका। व्हेन एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी इट्स इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन कॉजेज वेलोसिटी
टू डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर कम होगा तो रिटार्डेशन होगा, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ जाएगा। इफ ए ट्रॉली इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी। तो बोला गया कि कोई एक ट्रॉली है जो कि मूव कर रहा है इतना एक्सेलरेशन से, 4 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो वो वाला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि u ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा v इक्वल टू ए टी हो जाएगा, यानी कि 2 × 4, तो वेलोसिटी कितना होगा, 4 सेकंड के बाद कितना होगा वेलोसिटी, 8 मीटर पर सेकेंड। इन ए रेक्टिलिनियर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग, तो रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो कुछ कुछ मोशन दिया है यहाँ पे, देख लेते हैं। देखिए वाइब्रेटरी मोशन, मतलब ये जो देखिएगा, इसको अगर स्ट्रिंग को अगर थोड़ा सा हिला करके छोड़ देते हैं तो ये ऊपर नीचे करने लगता है, वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। लीनियर मोशन माने स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्व लीनियर मोशन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोटेटरी मोशन है, जो पंखे करता है, रोटेटरी मोशन। तो इतने टाइप के मोशन है, ठीक है। अगला सुनिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए ट्रेन अटेंड ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज द सेम देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एट द सेम स्पीड विल बी। तो यहाँ पे अब कंसेप्ट आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, और वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, क्या क्या दिया हुआ है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, ठीक है। v तो हो गया आपका दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा हमको, बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। टाइम को भी बदलना पड़ेगा, टाइम मिनट में दिया हुआ, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसको भी बदल लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे आपका फॉर्मूला में बैठाएंगे अब, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो ज़ीरो ही हो गया, v दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड और t निकल गया हम लोग को 300 सेकंड, तो यहाँ से निकलेंगे a इक्वल टू 25/300। आगे बोला है क्या फिर कि अब निकालिए डिस्टेंस, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा u, यहाँ पे भी ज़ीरो है, t का वैल्यू हम लोग 25 सॉरी, ये तो u ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ut ज़ीरो हो जाएगा, और अब हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना, 25/30, और t का स्क्वायर बोले तो t का वैल्यू था 300, तो यहाँ से s इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 3750 मीटर, ठीक है। आगे सुनिए, अगर किलोमीटर में निकलेंगे तो क्या निकलेगा, 3.75 किलोमीटर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो तीनों याद होना चाहिए, तीनों फार्मूला। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आफ्टर इट्स स्पीड, 8 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा। ये वाला फार्मूला पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन किया जस्ट अभी, कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो u तो ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर से वही वाला फार्मूला है ना, कितना हो जाएगा, 32। a दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, ठीक है। आगे सुनिए, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 3 देखे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किस किस का रिलेशन बतलाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन बतलाता है वेलोसिटी एंड टाइम का, देखिए वेलोसिटी है और टाइम का रिलेशन बतलाता है फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसी तरह से सेकंड इक्वेशन पूछ ले तो दिक्कत वाली बात है, हम लोग को जानना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन मोशन क्या बताता है, पोजीशन एंड टाइम। देखिए एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो ये क्या बतलाता है, पोजीशन को बतलाता है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन, पोजीशन और टाइम का रिलेशन, ठीक है। और क्या था, एक तीसरा वाला क्या था, थर्ड इक्वेशन क्या क्या, पोजीशन एंड वेलोसिटी। देखिए पोजीशन है एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो पोजीशन भी है और वेलोसिटी भी है, तो पोजीशन और वेलोसिटी थर्ड लॉ बतलाता है, याद रखना है। पहला है क्या, पहला है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, दूसरा बतलाता है आपका पोजीशन और टाइम का, थर्ड बतलाता है आपका पोजीशन और वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया वो वाला क्वेश्चन,
देखिए ये 10, 8, 18 में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, ये पूछा गया 10, 8, 18 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन पूछा है और थर्ड शिफ्ट में सेकेंड इक्वेशन का रिलेशन पूछा है। तो अभी देख लिए हम लोग क्या होता है, सेकेंड पोजीशन और टाइम का रिलेशन होता है। ठीक है, देखना यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या कहलाता है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन। When a bicycle is driven by a constant acceleration, then the friction force on the rear wheel is। तो बोला गया है कि जब आप बाईसाइकिल को मैंने साइकिल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करा रहे होते हैं तो क्या होता है, उसके रियर व्हील में किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, या ज़ीरो, या ऑल ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों कि देखिए हम लोग का जो आगे वाला व्हील होता है तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग का पीछे वाला टायर की बात करें तो पीछे वाला टायर क्या होता है, ये इस तरह से घूम रहा होता है, तो एक्चुअली मूव किस तरफ कर रहा होता है, फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, ये वाला जैसे बात करें, ये वाला जो मूव कर रहा है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रियर व्हील में जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, खास करके एग्जाम के टाइम पे कि रियर व्हील में क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ होगा, और फ्रंट व्हील पे क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, याद रखना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रंट व्हील में बैकवर्ड की तरफ और रियर व्हील में फ्रंट की तरफ होता है। ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन किए हैं तो लॉजिकली समझ लीजिए कि इसको आगे की तरफ, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। और पीछे वाले व्हील में क्या होता है, जब ये ऐसे घूम रहा होता है तो क्या हो रहा है कि ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इज यूज्ड इन द ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार। तो जब हम लोग कार को ब्रेक करते हैं तो वो क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है या पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, या ज़ीरो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है, या वेट इम्पल्स फोर्स टेंशन एक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है पॉजिटिव फ्रिक्शन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग क्या, यहाँ पे पॉजिटिव फ्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए रोड वोड में बहुत ज़्यादा गड्ढा उड्ढा है तो वो जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग को कार में ब्रेक लगाना है तो वो तो काम का ही चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फ्रिक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट विदाउट फ्रिक्शन, क्या करना डिफिकल्ट होगा फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन का कुछ कंसेप्ट जान लीजिए कि फ्रिक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे बोर्ड वोर्ड पे लिख पाते हैं ना, तो वो फ्रिक्शन की वजह से, कहीं चल पाते हैं वो भी क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से। मान लीजिए जैसे हम लोग बरसात के दिनों में गिर जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन होना हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होना भी नुकसान है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या, विदाउट फ्रिक्शन हम लोग को करने में डिफ़िकल्ट होगा, तो ये हो जाएगा होल्डिंग ए ग्लास टम्बलर। माने ग्लास अगर मान लीजिए ग्लास अगर पूरा स्मूथ है तो ग्लास को आप पकड़ ही नहीं पाइएगा, क्योंकि वो स्लिप कर जाएगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो हम लोग को अगर ग्लास टम्बलर पकड़ना है, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन होना चाहिए, हल्का फ्रिक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आपको हाथ में चुभेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, होल्डिंग ए ग्लास टम्बलर। जैसे आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सन के ये शूज़ में क्या होता है, थोड़ा सा कांटा टाइप का होता है। कांटा टाइप का क्यों होता है, ताकि वो गिरे नहीं फिसल करके। ठीक है, तो ये कांटा टाइप क्या करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करता है। फ्रिक्शन इंक्रीज़ करेगा तो आप स्लिप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला रहने का फ़ायदा भी है। तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो तो नुकसान है, फ्रिक्शन मीडियम में रहे तो फ़ायदा है। ठीक है, फ्रिक्शन कम भी रहे तो दिक्कत है फिर। ठीक है, फ्रिक्शन कम रहेगा तो आप जैसे बोर्ड पे लिख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। तो बोला गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी में यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्या चेंजेस होगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, सुन लीजिए, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। देखिए डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा कि मान लीजिए कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड तो हर जगह से मूव करेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, ठीक है, तो डायरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज देन इट्स टाइम पीरियड, अगर अब आ गया पेंडुलम वाला क्वेश्चन कि अगर लेंथ सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज कर दे रहे हैं तो टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g, ठीक है, तो लेंथ बढ़ा रहे तो टाइम का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, √L के साथ, तो टाइम बढ़ेगा अगर सॉरी लेंथ अगर बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ पूछा था कि अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो टाइम भी क्या होगा, टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगेगा, माने टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसको, ठीक है। तो याद ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि T=2πL/g है कि G/L है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2πG/L होगा फ्रीक्वेंसी की बात, लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें तो L/g होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की तरह क्या ट्रू नहीं है ऑसिलेटर के लिए, साइन कैन बी साइन वेव की तरह ऑसिलेटर होगा, साइन कैन बी स्क्वायर वेव है ना, उसका जो साइन होगा वो स्क्वायर वेव की तरह होगा, साइन कैन बी सेमी स्क्वायर वेव, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही गलत हो जाता है, वो होता है साइन कैन बी सेमी स्क्वायर नहीं होगा, साइन वेव हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, और सिंगुलर ओसिलेटिंग ट्रांसमिटिंग बाय रेडियो ट्रांसमीटर वो एग्जांपल ऑफ सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स हैं के, ठीक है, लगभग 90 के आसपास हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।